राम राम भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों को? सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और ये वीडियो है रिगार्डिंग आपका एक कंसेप्ट बेस्ड है, आपके लिए कंटेंट है। जो आप बोलते हो ना मुझे कि कंटेंट नहीं देते हो, सिर्फ एसबीआई कर रहे हो, तो भाई ये देख लो कंटेंट मैं लिख के देता हूँ। ये वीडियो कोई नहीं देखने आएगा, ये 100% सच है। यूट्यूब पे जो हो रही है ना वो गंद मची हुई है विदाउट कंटेंट का। आज मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको ये पसंद नहीं आएगा। ये जानते हो कहाँ का हेल्प कर सकता है? ये आपके मेंस के एग्जाम में हेल्प कर सकता है, ये आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है। उसके बाद आपको ये जितने भी बैंकिंग अगर आप देते हैं, जैसे अपकमिंग एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि कहीं पे भी यूज हो सकता है, आपके रियल लाइफ में भी यूज हो सकता है। ठीक है, आप जब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो वहां हो सकता है। ओके, तो इसमें मैं सारी चीज बताऊंगा। ये टॉपिक का नाम है सीआरबी। अब इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो कंटीजेंट रिस्क बफर होता है। अब ये क्या होता है हम सारी चीज जानेंगे। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक करोगे, ठीक है, और अपना वैल्यूबल कमेंट देखो। जो भी हम मुझे जानते हो अच्छे से पर्सनली से, जो लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, चाहते हो, वो लोग लाइक करेंगे। कमेंट करना भाई, कमेंट करते हो ना तो एक नजर आता है कि हाँ भाई आप सीरियस हो। ठीक है, वैसे भी ग्रुप पे ग्रुप बनाया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 69 लोग हैं भाई, वहां पे कोई दिखता नहीं है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को आप लोग देख लेना। 6-7 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबा नहीं। इसमें मैं सारी स्टोरी बताऊंगा, क्यों ये था, ये हुआ, उसके बाद आरबीआई में क्या सीन है, कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या सीन है, तो सारी चीजें। तो ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरबी का फुल फॉर्म याद रखना है, कंटीजेंट रिस्क बफर, रिस्क बफर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू के लिए है उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए सीआरबी, सीआरबी इज अ फाइनेंशियल सेफगार्ड। सिंपल सा, सीआरबी क्या है? इज अ फाइनेंशियल सेफगार्ड मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, टू एड्रेस अनफोर्सिन इकोनॉमिक शॉक्स एंड सिस्टमेटिक रिस्क। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? ये इसको हम लोग इंटरनल रिस्क बोलते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन वाला हो गया सीन, या पैंडेमिक हो गया, या कोई आपका कोई ऐसे अनसीन, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे लाइक कलेप्स हो गया मार्केट, उसके लिए इसीलिए ये मेंटेन किया जाता है। सिंपल सा, कंटीजेंट रिस्क बफर इज अ फाइनेंशियल सेफगार्ड मेंटेन्ड बाय आरबीआई टू एड्रेस अनफोर्सिन इकोनॉमिक शॉक्स एंड सिस्टमेटिक रिस्क। ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्यों बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? अब आइए जो मजा आएगा ना स्टोरी वो सुनने में। इट फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द आरबीआई का एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, विच आउटलाइंस, वो ड्रॉ करता है हाउ द आरबीआई मैनेजेस इट्स कैपिटल, मतलब आरबीआई कैसे मैनेज करती है अपनी फंड्स को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पता है आज का न्यूज क्या है कि आरबीआई ने सरकार को डिविडेंड दिया अपने प्रॉफिट का। कितना दिया है? 2.9 लाख करोड़ रुपए। उसी की बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यही से पता चलता है आरबीआई का एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ईसीएफ है। ईसीएफ है, ये कब आया था? 2019 में आया था। आरबीआई एडॉप्टेड ईसीएफ, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, किस कमेटी पर? बिमल जलान कमेटी पे। ये याद रखिएगा, बिमल जलान कमेटी। देखिए कितना स्टैटिक फैक्ट्स मिल रहा है, यही होता है कंटेंट। अब मैं बताऊं ये क्यों बना था। अब आइए स्टोरी बताओ तो मजेदार। देखिए मैं ये सारा श्रेय अभिजीत मिश्रा सर को देता हूं कि जहां से भी नॉलेज ग्रहण करता हूं वो आपके सामने प्रोड्यूस करने का। इसमें मैंने बहुत सारी चीज फिर मैंने दोबारा पढ़ी, बट उतना सब तो नहीं बताया, बट मैंने जाके पढ़ा तो फिर आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब समझो, 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, मतलब मोदी गवर्नमेंट की सरकार आती है। अब आती है तो आरबीआई को बोलता है कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, जो तुम प्रॉफिट कमाओगे, जो उसका डिविडेंड होगा, मुझे ना सारा का सारा चाहिए। तो उस टाइम में जानते हो कौन था गवर्नर 2014 में? रघुराम राजन जी थे। तो इसके बीच ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच और आरबीआई के बीच क्लैश स्टार्ट हो गया। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको सारा पैसे दे देंगे तो फिर बचा के क्या रखेंगे, जब अनफॉर्चुन हो जाए इंडिया में, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ना हो जाए तो उसके लिए पैसा। तो इसने ना रिजाइन दे दिया, ये यहां से हट गए आरबीआई से। तो फिर किसको बनाया गया? उर्जित पटेल जी को। जब उर्जित पटेल जी आया तो इससे भी पटरी नहीं बैठा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे भी बोल रहा था कि तुम ना मुझे ना अपना प्रॉफिट का सारा डिविडेंड मुझे देना है आपको। तो फिर वो उर्जित पटेल बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा, जब नाम ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब रिजर्व ही में कुछ नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तब फिर आया आपको शक्तिकांत दास जी, तो ये भी हट गया।
तो फिर आया शक्तिकांत दास जी, इसने बोला कि चलिए इसके लिए मैं ना पैसे की तो जरूरत है, सरकार को देना तो पड़ेगा, जब हमारा काम है, हम जब प्रॉफिट कमाते हैं तो सरकार को तो देना चाहिए पैसे। तो इसने एक कमेटी बनाया, बोला कि चलो मैं ना एक कमेटी बनाता हूं। जब ये आपका आरबीआई गवर्नर बना तो इसने बोला कि मैंने एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाता हूं, जिसको लीड करेगा, 2019 में बनाएगा, जिसको लीड करेगा विमल जान कमेटी। तो ये कमेटी बना पहले, ये 2019 में नहीं बना था, पहले बनाया, ठीक है। फिर इसको आरबीआई अडॉप्ट कर लिया 2019 में, बट लीड कौन कर रहा था? विमल जालान कमेटी के। तब बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो पहले जो रेंज था ना रखा हुआ, कि बोला कि सरकार को हम पैसा देंगे बट अपने पास रखेंगे एक रेंज में, मिनिमम 5% मेंटेन, 5.5% मेंटेन करेंगे, या तो मैक्सिमम 6.5% मेंटेन करेंगे। ये कंटीजेंट रिस्क बफर, मतलब मान लीजिए आरबीआई क्या कर रहा है, 100 कमा रहा है, 100 में से क्या करेगा, ये 5.5% मिनिमम या मैक्सिमम 6.5% अपने पास रखेगा, 6.5% अपने पास रखेगा, और जो पैसा प्रॉफिट के डिविडेंड पे होगा वो सरकार को दे देगा। ठीक है, समझ गए। बट मई 2025 में रिवाइज आ गया, तो फिर इसने जो हमारे अभी के प्रेजेंट संजय मल्होत्रा जी जो गवर्नर है, उसने रिवाइज कर दिया कि 6% प्लस माइनस 1.5% होना चाहिए, जस्ट लाइक इन्फ्लेशन। 4% प्लस माइनस 2% है ना, उसी तरह कि 6% बीच में मिड रेंज में रहेगा, प्लस माइनस 1%, मतलब मिनिमम कितना मेंटेन करना है आरबीआई को, 4.5%। अब मैक्सिमम इसमें जोड़ोगे तो आप कितना, 7.5%। तो अभी वाला रिवाइज गाइडलाइंस ये आपको याद रखना है। तो यही है आपको कैपिटल कंटीजेंट रिस्क बफर, तो समझ गए। अब आइए, ये सिर्फ आरबीआई मेंटेन करेगा मेरे भाई, ये बैंक, कॉमर्शियल बैंक, एक भी कॉमर्शियल बैंक मेंटेन नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक कौन सा मेंटेन करेगा, बैंक क्या क्या मेंटेन करना है, बैंक मेंटेन करेगा काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, CCCCB करेगा। ये मई 2025 से बैंक को लागू करना था, बट बैंक बोला कि हम अभी उतना काबिल नहीं है कि अभी करेंगे, हमें समय दीजिए। तो इसको बढ़ा के कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक कर दिया, ये भी याद रखिएगा। बैंक अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं किया है, बट पिछले साल बोला था कि आपको 31 मार्च 2025 तक ये चीज स्टार्ट करना है, बट बैंक बोला कि आई एम नॉट दिस टाइम एवर टू ये करने के लिए, ठीक है। तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये अगले साल 2026 से लागू होगा, ठीक है। और बैंक अभी मेंटेन क्या कर रहा है, लोन लॉस प्रोविजन, ये मेंटेन ज्यादा करती है फॉर एनपीए के लिए मेरे भाई। अगर आपको 100 रुपए लोन देता है ना सरकार, आपको 100 टका का लोन देता है ना, तो सरकार उसके पीछे 105 टका या 125 टका का एक्स्ट्रा प्रोविजन रखता है, मतलब 25 टका एक्स्ट्रा रखता है, वही है लोन लॉस प्रोविजन। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंटीजेंस रिस्क बफर समझ आ गया। ये जो आप सिस्टमेटिक रिस्क देख रहे हो ना, और सुनिए एक चीज हो, ये जो आप CCC भी देख रहे हो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसल 3, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसल 3, ओके। और ये सिस्टमेटिक रिस्क वगैरह जो आएगा, ये आप बेसल पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा सिस्टमेटिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, वहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको कंटीजेंट रिस्क बफर बताया। तो सारी चीज डिफिनेशन क्यों बनाया गया था, क्या यहाँ पे क्लैश था सरकार के बीच में, कब अडॉप्ट किया आरबीआई ने, सारा चीज, कितना मेंटेन अभी करना है, पहले कितना कर रहा था, और बैंक्स के लिए क्या है सीन, तो मैंने देखो सारा चीज बताया। तो बताना कैसा लगा ये वीडियो, मुझे पता है कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट देखने नहीं आओगे, और जो नहीं देख रहे हो तो भाई आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं, तो प्लीज लाइव में आके गाली गलौज मत किया करना कि भर दिन तो तुम लाइव ही रहते हो भाई, कंटेंट तो देते नहीं भाई, ये कंटेंट है भाई, अब क्या चाहिए तुम्हें, जब दे रहा हूं भाई तो देखो ना भाई, कमेंट करो ना, अपने फ्रेंड्स को बोलो ना, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो क्या बोल रहा था यूट्यूब पे कि जाओ गाली दो, जिसको मन दे रहा भाई दो गाली, अब कंटेंट पे भी दे सकते हो गाली ना, क्या कर सकते हैं, आपकी मत ही खराब हो गई है। जब कंटेंट देता हूं तो देखते नहीं हो आप लोग। मत ही खराब इसलिए हो गया है क्योंकि आप जाते हो वो वीडियो देखने के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, कि डेली दिनचर्या कैसे देखे, रील्स पे कैसे ठुमका लगाते हैं, वो चीज देखने में आपको मजा आता है। भाई ये देख लो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, इस टाइप के वीडियो देखो। अब मैं सच बता रहा हूं, आगे चल के अभी कुछ दिनों में मैं डेली अगर करंट अफेयर में कुछ नया टॉपिक आता है जिसको समझने में आपको दिक्कत होता है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में, मैं उस पर सारा वीडियो लेके आऊंगा। तो कैसा लगा ये मेरे तरफ से इनिशिएटिव बताना।
प्लीज इस वीडियो की तरह शेयर करो भाई कि सब लोग पहुंचे ये चीज और अच्छे से समझे। अजय का एसबीआई पीओ इंटरव्यू भाई देख लेना। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, ऐड हो जाना। आज मेरे तरफ से ऑफर है, जिसको भी मेरा हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर चाहिए 250 में ओनली, आज से लेके पूरे दिसंबर तक दे रहा हूं करंट अफेयर ओनली 250 हैंड रिटन नोट्स ओनली 250 में। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, मेरा नंबर है, डायरेक्ट कॉल कर लियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक दोस्तों। मुझे पता है कि एसबीआई क्लर्क के लिए वेट कर रहे हो, बट अच्छा होगा, टेंशन मत लो। लव यू गाइज।